सुर्खियाँ से भरी दुनिया में आइए रुकें और विचार करें कि वास्तव में कौन सी खबर हमारे लिए मायने रखती है। नमस्ते, शुभ प्रभात। यूपीएससी विद रितु मैम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के कुछ खास खबर के बारे में। और यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को केवल महत्वपूर्ण जानकारी ही प्रदान की जाएगी। तो आइए देखते हैं क्या महत्वपूर्ण खबरें हैं। और एक बात और, इसमें से जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उसको हमने टिक किया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। और आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। खबर को आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले 2020 PYQ एक क्वेश्चन मैंने रखा है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यह क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स के 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एवं दक्षिण कोरिया। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एवं न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की। ऑप्शन डी ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब एवं वियतनाम। अब आप लोग बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अब G20 के बारे में बात करें तो G20 की स्थापना 1919 में हुई थी। इसमें टोटल 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। पहली बार G20 की शिखर सम्मेलन बैठक 2008 यूएसए वाशिंगटन DC में संपन्न हुई। 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत ने की। इससे पहले 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया और 2024 में ब्राज़ील करेगा। G20 अब G21 नहीं रहा, ये बात आप लोगों के मन में आ रही होगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे एक उत्तर और बताएंगे, एक आंसर और देंगे कि G20 जब 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा था तो उसने किस संघ को स्थायी सदस्य बनाया। तो आप लोग से अनुरोध है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए बढ़ते हैं, आज की क्या खास खबरें हैं उनको हम देखते हैं एक एक करके। पार्टियों को मिले चंदे का ब्यौरा दे चुनाव आयोग। यह सुप्रीम कोर्ट जो हमारी सर्वोच्च अदालत है इसके संविधान में बात 124 के अनुसार की गई है। इसकी स्थापना सुप्रीम कोर्ट की 28 जनवरी 1950 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले चंदे का 30 सितंबर 2023 तक का ब्यौरा सीलबंद लिफाफे में पेश करें। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधानिकता पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दानदाता के नाम की गोपनीयता और योजना के अपदर्शी होने को लेकर सरकार से कई सवाल भी पूछे। चुनावी बॉन्ड मामले में बहस पूरी शीर्ष अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में योजना को सही ठहराया। ईडी के समक्ष ईडी के समक्ष पेशी के लिए नहीं पहुंचे केजरीवाल। यह दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता सीएम अरविंद केजरीवाल की बात हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जांच एजेंसी के नोटिस का दिया जवाब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले में पूछताछ के लिए गुरुवार को ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। आबकारी घोटाला यानी शराबी
शराब के मामले में जो घोटाले होते हैं उसकी बात हो रही है। और ईडी की बात करते हैं, प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना आप लोग जानते हैं कि 1956 में हुई थी। उन्होंने जांच एजेंसी को पत्र लिखकर नोटिस पर सवाल उठाया और उससे वापस लेने की मांग की। उन्होंने लिखा कि नोटिस अस्पष्ट, राजनीति से प्रेरित और कानूनों के मुताबिक विचारणीय नहीं है। मैं देख रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, लीडर हैं, और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के समक्ष पेश करने ईडी ने इनको समन भेजा था कि 2 अक्टूबर को इन्हें सुप्रीम कोर्ट में शामिल होना है, लेकिन इन्होंने नहीं पहुंचा। और जो ईडी जांच एजेंसी थी उसे नोटिस का दिया करारा जवाब, बोले कि यह नोटिस पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि नोटिस अस्पष्ट, राजनीति से प्रेरित और कानून के मुताबिक विचारणीय नहीं है। विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ जीत के साथ सेमीफाइनल में भारत। अभी हम देखें जो कल मैच हुआ था गुरुवार को, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जिसमें भारत ने श्रीलंका को 302 रनों से हराकर अपनी 7वीं जीत दर्ज की। और भारत इतिहास के रनों में नहीं, 203 रन से भारत ने विश्व कप इतिहास की अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की। सबसे बड़ी जीत हासिल ऑस्ट्रेलिया 300 रन में किया था। विश्व के बाद देखो, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय के स्तर में बात करें तो भारत ने इतिहास में 302 रनों से जीत हासिल की। और विश्व की बात करें तो सबसे बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया 300 रन के नाम से की थी। इससे पहले 2007 विश्व कप के बरमुंडा के विरुद्ध 257 रन की जीत भारत की वनडे विश्व कप में बड़ी विजय थी। अभी हम देख रहे हैं कि जो चल रहा है इसमें आईसीसी वर्ल्ड कप, उसकी शुरुआत 1975 में हुई थी और 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। और आप लोग बताइएगा कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है और इसका जो बोल सकते हैं शुभंकर कौन है, ये सब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आबादी, गाड़ियाँ शहरों से ज़्यादा, हादसे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक, नियमों की अनदेखी, ट्रामा सेंटर का अभाव गांवों में बढ़ा देता है जोखिम, इन इलाकों में नहीं हो पाती निगरानी और सख्ती, लोगों में जागरूकता भी नहीं है। शहरी इलाकों में आबादी का अधिक घनत्व, वाहनों को ज़्यादा संख्या और अधिक आवाजाही के बावजूद सड़क हादसों का सबसे अधिक जोखिम ग्रामीण इलाकों में है। पूरे देश में ग्रामीण इलाकों में होने वाली सड़क दुर्घटनाएं और उनसे जान गंवाने वाली लोगों की संख्या शहरी क्षेत्रों के मुकाबले गांवों में दुगना है। ये हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही में उसके सड़क मंत्रालय द्वारा यह सूचना दी गई है कि जो अब दुर्घटना हो रहा है इस समय, उसमें सबसे ज़्यादा लोग तो रह रहे हैं शहरी क्षेत्र में, लेकिन दुर्घटना हो रही है ग्रामीण के क्षेत्रों में। सबसे ज़्यादा हादसे ग्रामीण में हो रहे हैं, गांव में हो रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है। और भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 के अनुसार सड़क दुर्घटना में मृत्यु प्रतिशत दर्ज सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मृत्यु हुई है, उसके बाद तमिलनाडु। और दुर्घटना की बात करें तो सबसे ज़्यादा दुर्घटना तमिलनाडु में हुई है, उसके बाद मध्य प्रदेश में। यह सूचना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। और ये देख सकते हैं कि आंकड़ा दिया हुआ है कि किस वर्ष में कितनी ग्रामीण और कितनी शहरी मौतें हुई हैं।
शरीर में जो भूमिका रीढ़ की वही संसद में महिलाओं की है। मिरिंडा हाउस कॉलेज की छात्राओं को संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने का दिया निमंत्रण। संसद पर 15 दिनों के पाठ्यक्रम के लिए 5 प्रशिक्षुओं को आमंत्रित किया गया। शरीर में रीढ़ की हड्डी की जो भूमिका होती है वही संसद में महिलाओं की है। संसद ढांचा महिलाओं पर निर्भर है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास मुख्य तौर पर महिलाओं से ही संचालित है। यह बात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरिंडा हाउस कॉलेज के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय संसद महिलाओं की भूमिका विषय पर बात की है। ये देख रहे हैं कि मिरिंडा हाउस की जो दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरिंडा हाउस कॉलेज के 75वें स्थापना दिवस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह बात की है। अभी हम देखे हैं कि जो अभी G20 अभी जो भारत ने होस्ट किया, उसमें एक अधिनियम भी पारित हुआ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें 33% महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। अगले हफ्ते भारत अमेरिका की 2+2 वार्ता होगी। ये 2+2 वार्ता हम बता दें किसके किसके बीच होती है। ये विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ होती है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय कूटनीति व रणनीति रिश्तों की दिशा तय करने वाली 2+2 वार्ता अगले हफ्ते होगी। दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की अगुवाई में 10 नवंबर में नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत आएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में भारतीय प्रतिनिधि मंडल हिस्सा लेगा। इस बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों के साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र, यूक्रेन विवाद और इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे मौजूद संघर्ष की स्थिति पर भी बातचीत होगी। नई दिल्ली में 10 नवंबर को होने वाली बैठक में अमेरिका विदेश मंत्री ब्लिंकन और रक्षा मंत्री ऑस्टिन करेंगे शिरकत। द्विपक्षीय मुद्दों के साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भी होगी विस्तृत बातचीत। भूटान नरेश आज आएंगे भारत। द्विपक्षीय रिश्ते और मजबूत करने पर होगी चर्चा। आज दिवसीय यात्रा के दौरान मोदी जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वांगचुक भूटान के नरेश हैं। चीन के साथ सीमा विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने की सहमति बनाने के लिए ही कुछ दिनों बाद भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत दौरे पर आ रहे हैं। वांगचुक इस 8 दिन के दौरे के पहले दौर में शुक्रवार को असम पहुंचेंगे। असम में उनका प्रवास 3 दिनों का होगा। असम के अलावा वह नई दिल्ली और महाराष्ट्र की यात्रा भी करेंगे। इस दौरान वह पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। और ये देख रहे हैं कि राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। यह खबरें आप लोगों के लिए, देखिए ये तो चुनाव चल रहा है विधानसभा का इस समय, और ये लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो आप लोग बस ये याद करिएगा कि जो चुनाव है वो किसके द्वारा होता है, मतलब कौन कराता है इसे। तो हम बता दें, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभा का चुनाव कराया जाता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1975 को हुई थी, जिस दिन आप लोग 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाते हैं। तो आप लोगों से मेरा सवाल है कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देखते रहिएगा लास्ट में क्या होता है, क्या परिणाम आता है।
कौन सी सरकारें कहाँ बनती हैं, किस पार्टी की सरकारें, देखिएगा क्या होता है आगे। ज्ञान वापी में सर्वे के लिए ASI को मिला 15 दिन का और समय। ये देख रहे हैं कि वाराणसी जिला जज के 17 नवंबर को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का दिया आदेश। चलिए बात करते हैं, देखते हैं क्या। ये बात हो रही है वाराणसी के, जो कि हिंदू मुस्लिम, यहाँ भी बात हो रही है कि हिंदू मुस्लिम जो मस्जिद थी, मतलब जो हिंदू मंदिर थे उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वही बात हो रही है। और यहाँ ASI की बात हुई है। ASI सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको भारतीय सर्वेक्षण भी कहा जाता है। यह देश की संस्कृति विरासत और के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। इसका मुख्यालय लखनऊ में देखने को मिलेगा। और इसका प्रमुख कार्य की बात करें तो प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रख रखाव करना है। सर एलेक्जेंडर कनिंघम को इसका जनक भी माना जाता है। और उन्हें ही पहले इस महानिदेशक भी सर एलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहा जाता है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में चल रहे सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 15 दिन का और समय मिल गया। ASI की ओर से इसके लिए गुरुवार को जिला जज डॉक्टर अजय कुमार कृष्ण विश्वेश की अदालत में प्रार्थनापत्र दिया गया था। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 15 दिन का और समय दिया। इसके साथ ही 17 नवंबर की सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी जारी किया। और ये देख रहे हैं कि राष्ट्रीय राजधानी संपादकीय पात्र है। यह इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग लिखने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें आप लोगों को कई महत्वपूर्ण आर्टिकल मिलेंगे। इसमें एक दिया है, नए भारत का सीधा संदेश। भारत ने कनाडा के मामले में जो रुख अपनाया उससे पूरे विश्व को यह संदेश गया है कि अब उसे दबाव में नहीं लिया जा सकता। ये हम देख रहे हैं कि जो अभी थोड़ी दिन पहले कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया था कि जो कनाडा के खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई, उसने कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया कि उसकी हत्या भारत के द्वारा कराई गई है। तो वही उसी के मामले में एक आर्टिकल दिया हुआ है। यह आर्टिकल सूर्य प्रकाश के द्वारा लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और यहाँ पास कुछ छोटे छोटे कॉलम भी दिए होते हैं, वो भी कुछ महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े होते हैं, पढ़िएगा, महत्वपूर्ण होता है। कारीगरों और छोटे उद्यमों की मजबूती। भारतीय अर्थव्यवस्था में कारीगरों और छोटे उद्यमियों का व्यापक योगदान है। ये दोनों वर्ग स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। आर्थिकी में इनके योगदान को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। कारीगरों व छोटे उद्यमों के उत्थान के लिए यह एक सार्थक प्रयास दिख रहा है। लिहाजा इस प्रयास के महत्व और उद्देश्यों को आर्थिक पुनर्जागरण की दिशा में अहम कदम माना जा सकता है। देखिएगा, कुछ जो पुराने जो हस्तकला से बनाए गए उद्योग हैं, उन्हीं की बात हो रही है। वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण का आज उद्घाटन करेंगे PM नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। अब यहाँ एक शब्द आया है, भारत मंडपम। तो आप लोग ये बताइए कि भारत मंडपम में कौन सी समिट हुई थी और वह किस तारीख को हुई थी।
पीएम 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को शुरुआती पूंजी सहायता वितरित करेंगे। वह एक फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन करेंगे। इसमें क्षेत्रीय व्यंजनों और शाही पाक विरासत को दिखाया जाएगा, जिसमें 200 से अधिक शेफ भाग लेंगे। इनका पहला संस्करण वर्ष 2017 में आयोजित किया गया था, लेकिन बाद के वर्षों में महामारी के कारण इसका आयोजन नहीं हो सका। यह आयोजन प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों सहित 80 से अधिक देशों के प्रतिभागियों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। नीदरलैंड भागीदार देश के रूप में काम करेगा, जबकि जापान इस आयोजन का फोकस देश होगा। हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें हैं और देख रहे हैं कि समय जो चल रहा है इजराइल और गाजा पट्टी के जो एक आतंकी संगठन हमास है, उन्हीं दोनों में संघर्ष चल रहा है। और देखिए ये संघर्ष का कोई भी वो अंतिम समय नहीं आया कि मतलब ये कब रुकेगा, कब तक चलेगा, इसका कोई अभी परिणाम जारी नहीं हुआ है। कोई इसका अंतिम शीर्ष कुछ कहा नहीं जा सकता कब तक ये चलेगा। इजराइल ने रात भर बरसाए गोले, हमास की सुरंगों से निकलकर हमला कर रहा है। मैं देख रहे हैं कि इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और हमास गाजा पट्टी का एक आतंकी संगठन है। जब ये लास्ट होगा इसका, जब अंतिम दौर चलेगा, तब देखिएगा क्या होता है, क्या परिणाम आता है इसका। जयशंकर ने इटली के साथ रक्षा और सुरक्षा साझेदारी बढ़ाने पर बल दिया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच नवीनीकृत रक्षा और सुरक्षा साझेदारी बढ़ाने पर बल दिया गया। उन्होंने एक्स पोस्ट पर उनके आकलन की सराहना की और रक्षा उद्योग सहयोग के लिए उनके सुझावों को महत्वपूर्ण बताया गया। जहाँ ये देख रहे हैं कि एक्स जो शब्द आया है, ये एक एप्लीकेशन है। जो पहले ट्विटर था उसके जगह में अब एक्स एप्लीकेशन को रखा गया है। कनाडा 2025 में 5 लाख लोगों को देगा स्थानीय नागरिकता। और ये देख रहे हैं खेल से जुड़ी खबरें हैं, देख लीजिएगा। गाय के गोबर को तैयार किया जीव रोधक पेंट। गाय के गोबर से तैयार किया गया जीव रोधक पेंट एंटी फंगल, तापरोधक होने के साथ टिकाऊ व सस्ती भी। पेड़ पौधे के रस से भी पेंट बनाने की तैयारी। ऐसे तैयार होता है, देखें प्राकृतिक पेंट। गाय के गोबर को पहले प्रीमिक्स मशीन में पानी के साथ मिलाकर 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। पूरी तरह घुलने के बाद गोबर को स्लरी को ट्रिपल डिस्क रिफ्रेशर में पीसने के लिए छोड़ देते हैं। फिर 90 डिग्री तापमान पर आधे घंटे के लिए गर्म कर 7 घंटे तक ठंडा करते हैं। इसे कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज कहते हैं। चूना, टेल्कम पाउडर, विभिन्न प्लांट से निपटने वाले रेजिन और टाइटेनिक डाइऑक्साइड को मिलाते हैं। प्राकृतिक गुणवत्ता के लिए रेजिन की जगह अलसी का तेल मिलाते हैं। देखिएगा कि नई टेक्नोलॉजी और प्राकृतिक पेंट का आविष्कार हो रहा है। और यहाँ कुछ जनरल नॉलेज से जुड़े खबरें देती हैं जो परीक्षा के पॉइंट व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जीव विज्ञान की दुनिया में पहली बार प्रयोग हुआ सेल शब्द 1964। आज ही विज्ञानी रॉबर्ट हुक ने लंदन में रॉयल सोसाइटी के समक्ष अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया की उन्नति प्रति प्रदर्शित की थी। इसने पहली बार जीव विज्ञान की दुनिया से सेल यानी कोशिका शब्द से परिचित कराया। पुस्तक में सूक्ष्म जीवों के शारीरिक विवरण दिए थे। पहली बार रूस के स्पुतनिक 2 यान के अंतरिक्ष पर भेजा गया। तो देखते हैं कि आज की दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण की खबरें यहीं समाप्त होती हैं।
अगर आप लोग को इसमें से जो जानकारी मिलती है, अगर आप लोगों को अच्छी लगे, आप लोगों के लिए सहायता मिले उससे, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप लोगों से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, तो आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो आज हम अपने वर्डी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।